लेकिन आपने उस समय इतना बोल्ड डिसीजन कैसे ले लिया कि जोधपुर जैसे शहर में कोई 150-200 रुपए तक का कोई शेक ले लेगा? आप इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। जो 50 रुपए का पाइनएप्पल शेक पी रहा है ना, वो 150 रुपए का किटकैट भी पी रहा है। सेम रोड के ऊपर गोयल हॉस्पिटल है, गोयल हॉस्पिटल के पेशेंट्स है, जूस तो उनको रिक्वायरमेंट रहती है। गोयल विजय भंडार के बाद बुलाया जब सरापुरा सीरोडी प्रॉपर नहीं था, तब से ये शॉप है। ट्रैफिक कंट्रोल को लेके आपके पड़ोसी का मैंने थोड़ा देखा है, वो काफी पड़ोसी हमें सब जगह भगवान का शुक्र है सब अच्छे मिले। वरदान है उन लोगों को। वरदान है। एक ऐसा प्रीमियम स्टोर फॉर शेक्स वो उस टाइम था ही नहीं, तो वो जो गैप था वो हमें फिल करना था सबसे पहले। क्या फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करने वाले हो? सबको एक चीज ये लगती है कि एफएनबी में जितना पैसा होता किसी में नहीं। तो हमने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया और हमने सीधा जोधपुर नहीं, जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, सीधा गुजरात में एक फ्रेंचाइजी स्टोर डाला, खुद का ही, मतलब कंपनी ओन आउटलेट डाला। कितना लॉस हो गया था मतलब अहमदाबाद में? आप 20 से 22 लाख रुपए लगा हमसे। लोगों को ये पता है कि सिंधी कम्युनिटी से आता है, रईस बाप की औलाद है, पीछे करोड़ों पैसा पड़ा है, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, बाप ने पैसा डाल दिया, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार ये तो कॉपी लग रहा है, ऑलरेडी कैवेंटर्स चल रहा है, ऐसा कुछ। कॉपी करना था तो मैं कुछ और नाम रख देता, अच्छा था कुछ कहीं और काम करता। पापा के साथ ही काम करके मैं कॉपी काम थोड़ी करूँगा। एक ब्रांड हमारे यहाँ पे जोधपुर में भी आया था और शेक वाला आने के बाद तो वो साफ हो चुका है। राजस्थान में फैमिली बिजनेस एक टैबू बिजनेस बन के रह गया है। जैसे दादाजी ने शुरू किया था उसी तरीके से पिताजी भी चला रहे हैं और आगे पोते भी वैसे चला रहे हैं। इसकी वजह से आपको बहुत कम ऐसे फैमिली बिजनेस देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी लेगेसी को ना केवल कंटिन्यू किया बल्कि एक ब्रांड के अंदर तब्दील कर दिया। आज हम ऐसे एक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है विजय रस भंडार। आज से 50 साल पहले जोधपुर की फेमस जूस दुकान शुरू हुई थी और आज इसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए, लेगेसी कंटिन्यू करते हुए इन दो भाइयों ने मिलकर मात्र 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक शेक वाला करके एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कस्टमर से फीडबैक लेके प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और उसके बाद में इस लेगेसी को कंटिन्यू किया जाता है। इस बिजनेस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत सारे मार्केटिंग लेसन्स मिलेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा कि कस्टमर्स की सर्विस को कैसे इंप्रूव किया जाता है और कैसे मात्र 3 मिनट के अंदर डिलीवरी करके ये मार्केट के जोधपुर के नंबर 1 शेक ब्रांड बन चुके हैं। अगर आप भी अपने फैमिली बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपके फैमिली बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस है, आपकी मैन पावर आपके पास में टिकती नहीं है, अच्छी मैन पावर आपको मिलती नहीं है, आप अपनी टीम को ट्रेन करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग को एग्जैक्टली सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक सेशन बुक कीजिए। इस बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर हम आपके बिजनेस के मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर आपके बिजनेस को चेक करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपका बिजनेस अभी कहां चल रहा है और इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद हम आपके साथ में लगकर इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में आपकी हेल्प करते हैं। एक एक स्ट्रेटेजी को आपके बिजनेस के अंदर साथ लग के एग्जीक्यूशन करवाते हैं और आपके बिजनेस को यहां से एक अच्छे लेवल पे ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस के चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ में कॉल शेड्यूल कीजिए। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बिजनेस में इंटरेस्ट कब बनने लगा? बचपन में ही पापा को देखते थे तब से, क्या कैसे? बचपन से ही था आई गेस, जब घर में ब्लड में ही जूस शेक्स थे तो बचपन से ये देखते आ रहे थे हम लोग, तो इसलिए इस लाइन में जाना ही था। सो बचपन से ही मतलब स्कूल से फ्री होने के बाद में शॉप पे जाना है, शॉप देखनी है? मतलब स्कूल से नहीं, मतलब कॉलेज डेज में बेसिकली जब 12th वगैरह खत्म की थी उसके बाद से धीरे धीरे हमने जाना चालू किया था। और आप दोनों में से बड़ा कौन है? मैं हूँ, लगता है ये, पर हूँ मैं। ठीक है, दोनों मैरिड हो? नहीं, मैं मैरिड हूँ, ये अभी खुश है। ठीक है। ठीक है, तो फिर घर पे जब भाभी नाराज होती है तो मनाने के लिए होने शेक नहीं ले देता, जाते? होने नहीं देता। अच्छा, क्या होता है, शेक ले जाना पड़ता है। उसका स्ट्रॉबेरी शेक फेवरेट है वैसे। अच्छा, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशंस में कौन क्या हैंडल करता है? फाइनेंस ज्यादा मैं देखता हूँ, बाकी ऑपरेशंस और मार्केटिंग वगैरह है वो मैनेजमेंट पूरा मैं ही मैनेज करता हूँ, फाइनेंस और वाला सारा कंटेंट, पूरा सारा मैं ही, आइडिया, सब। नेताजी वाला आइडिया, सब सब आपका। वो सब अमेजिंग, बहुत बढ़िया। शेक वाला नाम के पीछे स्टोरी क्या है? हाँ, ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है। इसमें ये है कि जब हम लोग बचपन से किसी को कुछ एड्रेस बतानी होती थी, मैं बचपन से बात कर रहा हूँ, तो हमें सिर्फ ये बोलना पड़ता था कि भाई हम यहाँ रहते हैं और किसी ने पूछना जूस वालों का मकान कौन सा है, तो वो चुपचाप हमारे घर पे आ जाता था। वो जूस वाला करके हमारे कहीं ना कहीं कान में गूंजता ही रहता था। फिर हमने जब काम चालू किया तो हमने कहा जूस पापा कर ही रहे, हम लोग शेक करें, तो फिर हमने इसका नाम शेक वाला रखा ऐसे। सो शेक वाला, कई लोग वल्ला बोलते हैं, कई लोग वाला बोलते हैं। अब वो हम लोग छोड़ दिया हमने, वो हम कभी आराम से बताएंगे कि शेक वाला है या शेक वाला है। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो लोग उसको नाम को कॉपी करने लग जाते हैं। बिस्लेरी का बिस्लेरी हो जाता है,
XYZ सब कुछ, और फिजिक्स वाला सभी लोग कंपेयर करते होंगे कि आपने उनका नाम कॉपी किया है, फिर उसको कैसे चैलेंजेस को फेस करता है? शेख वाला तो पहले ही था, मतलब शेख वाला की जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो शायद फिजिक्स वाला की रजिस्ट्रेशन है शायद पुराना पहले ही है। बाकी उसके बाद जैसे सब आगे थे सोडा वाला, ये तो सब बहुत बाद में आए थे। हाँ। इनफैक्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोगों ने खुद 6-7 ब्रांड्स ले लिए थे, जूस वाला, शेक वाला, पॉपकॉर्न वाला, ऑल दोस थिंग्स, ये सब हम आइसक्रीम खुद- वाला, कपकेक वाला, वाला। मेरे पास 7 ट्रेडमार्क है ऐसे टोटल। हाँ, हाँ 7-8 ट्रेडमार्क है मेरे पास। मतलब पूरी वो चेन बनानी थी वाला की एक पूरी। तो मतलब एग्जैक्टली कभी ये चैलेंज आया है कि सेम आपका नाम किसी ने कॉपी कर लिया हो, आउटलेट बना दिया हो? एग्जैक्ट स्पेलिंग सेम नहीं करी है, बाकी हाँ 2-3 बार लोगों ने ट्राई किया है, फिर वो थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, फिर वो उनको बंद कराना पड़ता है। एग्जैक्ट नाम नहीं, बट हाँ कोई अगर रिजेंबल भी करेगा तो हम लोग उसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं। शेक वाला की स्टोरी है, मतलब अगर प्रोडक्ट की बात करो या पूरे इस बिजनेस आइडिया की बात करो, बिजनेस आइडिया का तो ऐसा था कि एक वो होता है ना कि बचपन से आपको शौक होता है कि आपको शेक्स बनाने हैं, घर में गेस्ट आ रहे हैं तो मम्मी कह रही है कॉफ़ी बना दो, तो मुझे हमेशा से वो क्रेज था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे बनाते ही रहे। फिर अर्ली एजेस में थोड़ा बहुत काम वाम कर रहे थे, 1-2 मैंने इवेंट्स किए ऐसे बाहर जाके, मतलब कोई कॉलेजेस में इवेंट लगाना, MBM वाला MBM कॉलेज में जैसे इवेंट्स लगाना। कौन से ईयर की बात कर रहा? 2016। ये 2015 इवेंट तो 15 में हो गया था। हाँ 15-16 मतलब 16 में मतलब कैफेज में मैनेजिंग के रोल्स करना और ये सब करना, वो सब कर लिए थे, पापा के साथ काम करना। बट 17 तक आते आते ये पता लग गया था कि भाई खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना है, ऐसे खुद के शेक्स बनाने हैं। शेक्स बनाने का शौक हमेशा से ही था, तो पहले भैया से बात करी कि साथ में काम करेंगे। फिर भैया उस टाइम आई गेस MBA कर रहे थे बात, तो साथ में काम वाम करना था। फिर पापा के साथ ही काम करना था, इस लाइन में जाना था। शुरुआत में हम लोगों ने आई गेस 5-6 शेक्स ही लॉन्च किए थे, 6 शेक्स लॉन्च किए थे जो इनिशियली सबको पसंद थे, किटकैट, ओरियो और ये सारी चीजें, जो कि आज तक बेस्ट सेलिंग है। तो जब ये आइडिया आपने सोचा कि मैम इस तरीके से कुछ लेके आना चाहते हैं, तो जनरली होता है ना कि भाई दोस्तों से, भाई लोगों से शेयर तो करते ही हैं। तो आप लोगों ने शेयर किया तब लोगों ने बोला नहीं यार ये तो कॉपी लग रहा है, ऑलरेडी कैवेंटर्स चल रहा है, या ऐसा कुछ? कॉपी तो काफी लोगों ने बोला ही है, ऐसी बात तो नहीं है, बट हमें पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कॉपी करना होता तो मैं कुछ और नाम रख देता, अच्छा था कुछ कहीं और काम करता। पापा के साथ ही काम करके मैं कॉपी काम थोड़ी करूंगा। तो वहीं पे रेसिपीज हमारी खुद की, आप लोग कह सकते हो कि बॉटल की इंस्पिरेशन हमने उनसे ली, नो डाउट, हम लोग कभी डिनाई नहीं करेंगे। कभी डिजाइन करते ही बॉटल की इंस्पिरेशन, रेसिपीज हमारी खुद की इन हाउस थी, पैकेजिंग वगैरह बाकी सब कुछ हमारा इन हाउस था। सिर्फ एक बॉटल ही मैंने वहीं से उठाई थी, बस वैसी स्टोरी है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? इनिशियल स्टेट इन्वेस्टमेंट तो सर मात्र 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में आपने बिजनेस शुरू कर लिया था, और 3 लाख के लिए पापा मान गए थे? सर इसकी स्टोरी तो ऐसे है कि मैं अब क्या बताऊं, मैं कैवेंटर्स की फ्रेंचाइजी लेने में खुद गया था। कैवेंटर्स की मैं फ्रेंचाइजी लेना आप गए? कैवेंटर्स की फ्रेंचाइजी लेने गया था, पूरा कॉस्टिंग निकाली मैंने, तो कुछ 36 लाख का इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे। उस टाइम पे। 36 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट था। तो स्टोर आपका होगा? हाँ स्टोर हमारा रेंट पे अलग लेना है। मैं आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, कैपिटल एक्सपेंस और ये जो मशीन एक्सपेंस है उनका बता रहा हूँ। पापा को बताया मैंने, तो उन्होंने 36 अलग अलग गालियां दी और फिर उन्होंने बोला कि तू खाली बॉटल ले आ, बाकी सब अपन खुद करते हैं। मेरा वहीं दिमाग खटक गया। उसी दिन मैंने हाथों हाथ लाइक ये बात हुई और 10-15 दिन में मैंने बॉटल्स ऑर्डर करी और हमने चालू कर लिया था। आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपने शुरुआत में ही सीधा एक स्टोर नहीं डाल दिया। आपने सबसे पहले अपने शॉप से ही जो कस्टमर्स आपके रेगुलर शेक्स वगैरह ले, आपने पायलट टेस्टिंग की, और मैं भी आपके इनिशियल कस्टमर्स में से एक था। तो आप टेस्ट करवाते थे, लोगों को बताते थे, और बहुत एक्टिवली आपने फीडबैक पे काम किया। दैट्स ग्रेट। अब इसमें एक चीज ये भी आती है कि जब उस समय जब आपने शुरू किया था, मतलब आज तो काफी टाइम हो गया, उस समय से देखे आज भी अगर मैं देखे तो मार्केट में मिश्री लाल की लस्सी 60 रुपए की मिल जाती है, और भी दूसरी ब्रांड्स को आप देखोगे तो बहुत कम रेट में लोग काम कर रहे हैं। 30-35 रुपए में कॉफी मिल रही है, 40 रुपए में कोल्ड कॉफी दे रहा है, मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपने उस समय इतना बोल्ड डिसीजन कैसे ले लिया कि जोधपुर जैसे शहर में कोई 150-200 रुपए तक का कोई शेक ले लेगा, आप 250 तक भी जा रहा है, उससे भी ज्यादा आप कॉस्टली जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन कैसा है, ये आपके माइंड में थॉट कैसा है? सर हमेशा से एक चीज पे तो श्योरिटी थी कि क्वालिटी अपनी है। हर बार एक चीज में तय था कि क्वालिटी अपन देंगे, लोग अपने आप प्राइसेस पे करेंगे। और जैसा कि आपने बताया पायलट टेस्टिंग हम लोग पहले से कर रहे थे। जब हम लोगों ने उस शॉप पे शेक वाला लॉन्च किया था तो हम लोग पायलट टेस्टिंग तब से कर रहे थे, सबको पिलाना। इनिशियल डेज में तो हम लोग सिर्फ फीडबैक लेते थे कि सर आपको ये शेक कैसा लगा, आपको शेक कैसा लगा। और तब हम लोग ये नोटिस कर रहे थे कि जो 50 रुपए का पाइनएप्पल शेक पी रहा है ना, वो 150 रुपए का किटकैट भी पी रहा है। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो हम लोग तब से ही पायलट टेस्टिंग में बिलीव कर रहे थे कि अब नई नई चीजें डाल सकते हैं। और आई गेस मेन चीज क्वालिटी है कि क्वालिटी के लिए लोग हमेशा पैसा देने के लिए तैयार है।
तो मतलब पापा को शुरू से पता था कि हमें किसी की फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो मेरे बच्चे बना लेंगे और खुद ही कर लेंगे। अब थोड़ा पेरेंटल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। विजयरस भंडार को कितने साल हो गए? 76 में है वो, 19 49 हो गए शायद, अभी 49। हाँ, ना, नेक्स्ट ईयर 50 इयर्स पूरे हुए। तो अभी 50 ईयर्स में क्या करने वाला है? कुछ तो धमाका करेंगे। हम लोग वहां से निकल रहे थे तो मैं इनको बोला 50 साल हो जाएंगे तो फिर सबको रोक रोक के हमारी तरफ से फ्री जूस है, फ्री शेक्स है। कुछ भी ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा? तो हाँ, वैसे ट्रैफिक कंट्रोल को लेके आपके पड़ोसी का मैंने थोड़ा देखा है, वो काफी पड़ोसी हमें सब जगह, भगवान का शुक्र है, सब अच्छे मिले। वरदान है हम लोगों को। वरदान है। ओके, ज्यादा बात नहीं करेंगे वैसे। मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है विजयरस भंडार के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क की? क्योंकि मतलब लोग हैं कुछ भी बोलते हैं, उनका कहना है कि भाई सेम रोड के ऊपर गोयल हॉस्पिटल है, गोयल हॉस्पिटल के पेशेंट्स है, जूस तो उनको रिक्वायरमेंट रहती है। गोयल विजयरस भंडार के बाद बुलाया। सो विजयरस भंडार के बाद गोयल हॉस्पिटल खोला। सो ओके भाई, ऑडियंस ऐसा है तो कुछ बना बनाया नहीं मिला है, सब पूरी मेहनत करके एक साधारण जूस की दुकान से आज आप ये जर्नी देख रहे हैं। दादा की पूरी मेहनत है। दादा की पूरी मेहनत है। तो आपको क्या लगता है विजयरस भंडार के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क की, जो स्ट्रेटेजी आज भी आप लोगों के लिए वर्क कर रही है? सो विजयरस के लिए स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि उन्होंने शुरुआत से ही, जब लोग कोई जूस बेचने वाले स्टार्टिंग में, मतलब मेरे ग्रैंडफादर और एक और नाम नहीं लूंगा, वही थे, तो टोटल हम लोग 2 ही थे। वहीं से अच्छा जूस हम पिलाते गए और अच्छी चीज पिलाते जाओ, कस्टमर अपना पाएंगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। मतलब कोई भी ये अप्लाई करे तो सक्सेस ही है उसके लिए। और इनिशियली लेवल पे फर्स्ट मोर एडवांटेज था फर्स्ट मोर एडवांटेज हमें होता है कि जब आई गेस जब सरापुरा सीरोड ही प्रॉपर नहीं था, तब से ये शॉप है। तब से अपॉर्चुनिटी समझ रखी थी करेक्ट कि भाई। यहाँ पे मार्केट बनेगा और ये सब कुछ करेगा। बिल्कुल सही बात है। आप लोग इसे जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ऑलरेडी सिंधी के ऊपर तो बिजनेस का प्रेशर होता ही है, और प्लस ऊपर से आपका एक लेगेसी बिजनेस, फैमिली बिजनेस। जब आप छोटे थे तब आपने देखा होगा पापा बिजनेस संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या ये प्रेशर रहा कि आपको इसी इंडस्ट्री के अंदर इसी में ऐसा कुछ करना है, जूस शेक टाइप कुछ करना है? प्रेशर कभी भी नहीं था सर, कभी भी। मतलब जो करना है वो करो, Free जॉब choice, करना है free जॉब choice, करो, free choice। आउट ऑफ इंडिया जाना है सर, जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया, मैं फिर दुबई जा रहा था पढ़ाई करने। मैं दुबई चला भी गया, कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, सब कर लिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया था मैंने। वापस आया, फिर मेरा मन नहीं किया जाने का। तो वो उस टाइम मेरे शायद कुछ 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ था। पापा ने मेरे से फिर पूछा, यहाँ रहना है वहाँ जाना है? मैंने कहा यहीं रहना है। ये कौन से ईयर की बात? ये बात है 2014 या 15 की बात है शायद, जहाँ तो मुझे याद है। फिर मैंने वो ड्रॉप आउट का पूरा प्लान किया, फिर इधर ही पढ़ाई कर रहा था, और फिर यहीं से उसका मतलब बीज बो गया था बस उसके अंदर। मन लग ही नहीं रहा था। जोधपुर तो मतलब वो जोधपुर का जुड़ा हुआ है। जोधपुर होम सिकनेस है सर हमेशा से। तो जब शुरुआत किया आपने शेक्स की शुरुआत की, उस समय कभी ये नहीं लगा कि यार मैं प्रॉपर फाइन लाइन रेस्टोरेंट की शुरुआत करूं, क्या फिर मैं एक रेस्टोरेंट चेन भी हम लोग ओपन कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहां पर एवरेज टिकट साइज मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। अगर एक फैमिली आती है तो 1200-1300 रुपए का बिल कम से कम एक टेबल पे बनता है। लेकिन वहीं पर शेक में तो आपको लिमिटेड एवरेज टिकट साइज पे आप लोग काम करते हैं। सर इनिशियल लेवल पे ये था ना कि उस टाइम शेक्स का इतना प्रीमियम काम कोई नहीं कर रहा था। एक सेगमेंट था, फाइन डाइन आपको आज हर जगह मिल जाएगा, एवरीवेयर। एक ऐसा प्रीमियम स्टोर फॉर शेक्स वो उस टाइम था ही नहीं। तो वो जो गैप था वो हमें फिल करना था सबसे पहले, तो वो जाना ही था उस लाइन में। और शेक्स हमेशा से बैकग्राउंड था ही, तो इसमें एडवांटेज भी था। तो मेन चॉइस हमेशा से ये थी कि इसको ही एक प्रीमियम सेगमेंट में लेके जाना। एक ऐसा स्टोर जहाँ पे आपको ऐसी एम्बियंस के साथ शेक्स मिले, ऐसी बॉटल्स में शेक मिले, ये अपने आप में एक बहुत नई चीज थी। तो फाइन डाइन तो कभी ऐसा दिमाग में आया ही नहीं था कि फाइन डाइन में जाना है। इसमें ये ऐड करूंगा मैं, फाइन डाइन की जैसे आपने बात करी एवरेज टिकट साइज, तो उनका एवरेज टेबल टर्नओवर टाइम भी बहुत ज्यादा है। आज मेरे यहाँ कोई कस्टमर आया किटकैट शेक, उसने ऑर्डर किया, 2 मिनट में फ्री है वो। हार्डली। मतलब कस्टमर अगर 2 मिनट फ्री हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है। वो आपको आदत हो गई ना? मुझे आदत है सर, 1.5 मिनट के अंदर उसको फ्री करना है, कैसे करना है? ट्रैफिक हो जाएगा। सब वही वाली बात है, क्यूएसआर हमेशा से दिमाग में। इसीलिए हमने यही चूज किया। शेक्स के पीछे की स्टोरीज क्या है आपकी उसकी? रेसिपी सर देखो, पहले के 6 तो हमने घर बैठ के आराम से सर एक एक शेक को इतनी एक्सपेरिमेंट करके बनाते गए। उसके बाद जो हमने बनाया कस्टमर ने चुपचाप पिया अच्छे से। कैसे बनाया या तुक्के से तो नहीं बनाया सर, प्रॉपर उसमें सर प्रॉपर प्रॉपर मेहनत करी भाई ने, टेस्ट मैंने किया। एक्सपेरिमेंट का सीरा होता है ना कि यार आज मैंने ये शेक पी लिया, मैं पहले मेन्यू में डाल के देखता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि
मैंने एक शेक लॉन्च किया था रेड बुल शेक करके, आई गेस उस टाइम किसी को पता भी पता नहीं वैसे तेरा शेक बना सकता, अभी भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे एक परसों पता चला, इन्होंने बताया। अपनी जूस वाली शॉप पे जब उस टाइम वहां पे था तो मैं रेड बुल पिया था, भैया आइसक्रीम खा रहे थे, मैं कहा रुक मैं एक चीज बना के देता हूँ, मिक्स कर दिया, वो चीज हो गई, और इतना अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि नेक्स्ट डे हम लोगों को मेन्यू में डालना पड़ा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमने खूब किए कि यार आज मैंने ये ट्राई कर लिया, चलो आज मेन्यू में डालता हूँ, और हमेशा से पहले भैया को या पापा को किसी को ट्राई कराते हैं, अप्रूव्ड हो गया मेन्यू में डालना, और पायलट टेस्टिंग जैसे है कि वो तो हमेशा से ही करते हैं। वो हमारे बहुत काम आई, पायलट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो सही टाइम पे हमने करी। आपका बेस्ट शेक कौन सा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? आज तक का सबसे बेस्ट शेक तो टिल डेट रजवाड़ा और किटकैट है, ये तो मतलब मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से हमेशा से। और इनफैक्ट किटकैट तो मेरे पास इनिशियल डेज से, जब हमने लॉन्च किया था तब से है। रजवाड़ा ने आपको तो पता ही होगा हमने कब लॉन्च किया है, आप ही और ये बहुत कस्टमर थे इधर। तो रजवाड़ा लॉन्च करने के पीछे भी ये एक एम था कि एक ऐसा शेक हो ना कि आपको सोचना ना पड़े कि मेरा फास्ट भी है, मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, स्पेशली फास्ट में कंज्यूम कर लेता हूँ, कभी मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं है बट मुझे अच्छा शेक पीना है कि मेरा पेट वेट भर जाए, और जो हेरिटेज भी जोधपुर का वैसे करना आ जाए। तो ये दोनों एक ऐसी चीज है। रजवाड़ा में ऐसा भी है ना, जैसे हम लोग कभी फैमिली को लेके आते हैं, मम्मी पापा को लेके आते हैं, तो हम लोग तो चॉकलेट वगैरह पसंद करते हैं, तो फैंटास्टिक को ले लिया, किटकैट ले लिया। अब उनको तो कुछ वो मारवाड़ी आइसक्रीम का वो कीड़ा है, तो बस वही है, तो वो रजवाड़ा उनको तब। और रजवाड़ा स्पेशली उसी आइसक्रीम से बनाया गया, होममेड आइसक्रीम्स है उसमें, ड्राई फ्रूट्स है, तो वो इसीलिए हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। मतलब कोई नई रेसिपी लॉन्च करता है शेक की आप, तो किस हिसाब से करते हैं? कोई इंस्टिंक्ट है, डेटा के हिसाब से करते हैं, या कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से करते हैं? फीडबैक इंपॉर्टेंट है, फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या चल रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो मार्केट में एकदम ही चल रहा है हम लोगों ने वो उठा के चालू कर दिया हो। जैसे आपने फ्रीक शेक्स देखे होंगे, हम नहीं गए कभी उसमें, क्योंकि वो एक बार मुझे कस्टमर को एक बार शेक नहीं पिलाना है, एग्जैक्टली, मुझे उसको एक ही शेक बार बार पिलाना है। सिंपल सी थ्योरी है अपनी, वैसी चीज है। तो इसमें डेटा भी होता है और कुछ कस्टमर की डिमांड फॉलो करते हैं। कभी कोई लॉन्च किया और शेक और पूरी तरह फ्लॉप हो गया, तो फिर उसको कैसे साइडलाइन किया, कैसे किया? मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्लॉप, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब मैंने आज कोई एक्सपेरिमेंट किया, खुद को ही अच्छा नहीं लगा तो मैं कस्टमर्स को क्या पिलाऊं। तो आपको अच्छा लग गया, कस्टमर को अच्छा ना लगा, तो होते हैं बहुत सारे शेक्स ऐसे होते हैं सर, बट डालना ऐसा पड़ता है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास चॉकलेट में ऑप्शंस नहीं है, कस्टमर कह रहा है कि सर चॉकलेट में ऑप्शंस डालो, उनके लिए हम लोगों ने और एक दो चीज ऐड भी कर दी, अब नहीं अच्छी लगी, एक दो ऑडियंस इतनी बड़ी है, ऑडियंस इतनी बड़ी एग्जैक्टली, और जिसमें मैं कभी अपने शेक्स को ऐसा नहीं बोलता, बट एक आधा शेक है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट वो कस्टमर्स को इतना अच्छा लगता है कि करेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो आपको, बबल गम शेक, मतलब वो पर्सनली मुझसे बहुत weird। बहुत लोगों को पसंद होता है। बट हाँ, जो छोटे बच्चे उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे कस्टमर जिनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो चीज रखनी पड़ती है मेनू। तो जब आज भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या अब आपको लगता है कि प्रोडक्ट सेट है, अब नहीं, जरूरत नहीं, नहीं? कभी सर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया, बंद ही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ठीक है। इस स्केल के ऊपर मतलब प्रोडक्ट की टेस्ट को और उसकी कंसिस्टेंसी को, हर चीज को कैसे मैनेज करते हैं आप? हमने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, एसओपी रेडी है हमारी, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट होके उसके बाद ही वो बनता है। फिर आप एक ही चीज को भले ही छोटे से लेवल पे करो या बड़े लेवल पे करो, अगर वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो तो फिर स्केल मैटर नहीं करती। प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर, प्राइसिंग कैसे काम करती है? देखो, इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड चलता है 35 to 40% कॉस्ट, हम लोग उसी पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिनिमम रखते हैं, और फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा जो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वैसे ही ऐड होता है। जो ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो हर रेस्टोरेंट का ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कुछ। तो उसमें ऐसा भी होता है कि मतलब कई बार आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग शुरू में आपने जस्ट फॉर एडॉप्शन पर्पस आपने शुरू में कम रखी, फिर धीरे एडॉप्शन आ गया, या पीछे से सप्लाई चेन में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, जीएसटी बढ़ गया, कुछ भी हो गया, आपको प्राइस बढ़ानी पड़ी हो? हर साल होता ही है सब, जैसे कभी आप देखते हो प्राइजेस में इंक्रीमेंट हो जाता है, कभी फॉर एग्जांपल आज हमने कोई शेक लॉन्च किया, 3 महीने बाद ही उसकी प्राइसेस बढ़ गई। फॉर एग्जांपल आज मैं किटकैट शेक लॉन्च करता हूँ, किटकैट शेक की 3 महीने बाद ही प्राइस बढ़ गई, किटकैट चॉकलेट की, तो नो डाउट हमें वो प्राइसेस बढ़ानी ही पड़ती है कभी कभी। बट 90% मिल्क एंड लोग आइसक्रीम इनकी तो रेटें आप इतना फ्रीक्वेंटली बढ़ती हो तो अखबार में फर्स्ट पेज पे आ ही जाता है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग को थोड़ा सा एडिशन करना पड़ता है। वापस अगर मैं आपके अर्ली डेज पे जाऊं, जब आपने शुरुआत की थी, तो उस समय तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपने शुरू करते ही 12-13 लोगों की टीम रख दी होगी और पापा ने अप्रूव भी नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा है कि ट्रैक्शन तो आपके पास जरूर आया होगा, क्योंकि लोगों को पता था कि भाई इनकी एक ब्रांच खुल रही है, प्रीमियम शेक्स आ रहे हैं, भीड़ तो उस समय भी बढ़ती होगी। उस समय सारी चीजों को कैसे डेलीगेट किया? एक बनाता था, एक शेयर सर, करता मैं था? इनिशियली आपको बताऊं तो मैं अकेला सब करता था, भैया हेल्प करते थे। अब फॉर एग्जांपल आप आए, आप कस्टमर आए, मेरे पास पीछे एक छोटा सा स्टोर है, ये इतना सा स्टोर होता है, इसमें एक मिक्सी पड़ी है, मैं शेक बना रहा हूँ, मैं ही सर्व कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, भैया आपको दे रहे हैं, पैसे काटे, मतलब इनिशियली दोनों जने ने ही पूरी
एक वो कहता है ना 10 जनों की टीम जो थी वो पूरी दोनों नहीं मैनेज कर ली थी, मतलब ये आई गेस हमने 8-9 महीने तक पूरा ऐसे ही मैनेज किया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद में टीम सेटअप टीम आगे सेटअप करते रहे, धीरे धीरे लोग ऐड करते गए, फिर स्टोर चेंज करना था, बड़े लेवल पे करना था सब पर। मतलब But- इनिशियली हमने हार्डवर्क पे बिलीव किया था, बट फिर एक स्किल आने के बाद हमने स्मार्ट वर्क पे थोड़ा स्विच किया। बट अभी भी मैंने मैनेजर नहीं देखा आपके स्टोर को। अब है, अब 2-3 है हमारे पास, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन पे जाना है तो अब थोड़ा सा करना पड़ा है। तो बिजनेस में अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो होता है प्रॉफिट्स। आज हम स्टार्टअप्स को देखते हैं, अगर आप शार्क टैंक पे देखोगे कि हर दूसरा तीसरा ब्रांड आता है, फ्रेंचाइजी लेता है और फिर चला जाता है। प्रॉफिट तो पता भी नहीं होता है। अभी जोरको करके एक ब्रांड है, आपको पता हो तो, इतने सारे उनके आउटलेट्स ओपन हुआ है, जोधपुर में भी और पाउटा में ओपन हुआ है। तो ये लोग तो खुद तो प्रॉफिटेबल नहीं होते, प्लस फ्रेंचाइजी को भी डुबा देते हैं। लेकिन आपका कैसा सीन था? आप डे 1 से प्रॉफिटेबल थे, पहले महीने से प्रॉफिटेबल थे? सिर्फ डे 1 से प्रॉफिट में ही बिलीव किया है हमेशा से। सर एक्चुअली हमें वो दूसरा चैप्टर सिखाया ही नहीं, नहीं ही नहीं है, वो भूल गए, सिंधु है ना। वो सिखाया ही नहीं हमें। क्या अब इसके पीछे ये भी रीजन मान लो कि आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया था इस वजह से? सर आप ये कह सकते हो कि बनी बनाई लेगेसी जरूर मिली थी, पर उस लेगेसी में 2 स्टार ऐड ही किए हमने, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। लेगेसी कंटिन्यू करना भी तो अपने आप में एक चैलेंज है। चैलेंज है सर। बिजनेस का सबसे पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या था? पहला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो हमने यही किया था कि हमने पायलट टेस्टिंग के बाद फटाफट एक छोटा स्टोर डाल दिया था हमने, जो कि हमने जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिला हमने शायद 28 से 30 दिन के अंदर स्टोर चालू कर दिया था। उसमें हमारे कुछ 10-11 लाख रुपए टोटल सेटअप लगा था हमारा, वहीं से हमने हमारा काम चालू किया था। और डेट वाइज बताऊँ तो आपको, जैसे 2 जून को हमने शेक वाला खोला 2017, करेक्ट। 2018 3 मार्च को हमारा ऑफिशियली दूसरा बड़ा स्टोर ओपन हो चुका था। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट था वो, मतलब 9 महीने के अंदर हमने एक अच्छा सेटअप चालू कर सेटअप कर दिया। लिया। और सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या था? सबसे खराब इन्वेस्टमेंट? नो को वर्स्ट तो नहीं कहूंगा, बट भैया आपको एक स्टोरी सुनाएंगे अभी। एक्चुअली वो वर्स्ट भी इन्वेस्टमेंट है, आप कह सकते हो, नो डाउट, और वो बेस्ट भी इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो बहुत अच्छी लर्निंग है। मतलब 1 साल ही हुआ था शेक वाला को, नए वाले स्टोर को खोले हुए, जैसे भी भाई ने बताया आपको, और हमारे दिख रहे नहीं थे बट पंख लगे हुए थे, मतलब दिख नहीं रहे थे। तो हमने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया और हमने सीधा जोधपुर नहीं, जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, सीधा गुजरात में एक फ्रेंचाइजी स्टोर डाला, खुद का ही, मतलब कंपनी ओन्ड आउटलेट डाला। वो काफ़ी बैकफायर हुआ, बट उससे हमें काफ़ी लर्निंग मिली, क्योंकि उसका रीज़न ये भी था कि अब कोविड हिट कर दिया था, तो लॉसेस थोड़े से बढ़ गए थे। उससे हमने वापस उसको बंद किया और यहाँ पे आ गए। बट वो एक, हाँ, बैड इन्वेस्टमेंट वो था हमारा। बिल्कुल इसके लोगों को बारे पता भी में नहीं है। इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी बिल्कुल पता नहीं पता है। है। हमने अहमदाबाद में किया है सब कुछ। बहुत बड़ी लर्निंग थी, बहुत बड़ी लर्निंग है। मतलब रिस्क था लेकिन बहुत बड़ी लर्निंग थी वो। लोगों को क्या पता है सर? लोगों को ये पता है कि सिंधी कम्युनिटी से आता है, रईस बाप की औलाद है, पीछे करोड़ों पैसा पड़ा है, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, बाप ने पैसा डाल दिया, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पीछे की स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता है, राइट? जैसे आपने बोला कि हमने 3 लाख ही मिले, आपने मांगे 36 लाख के लिए, उसके बाद में आपका वो भी लॉस हुआ। कितना लॉस हो गया था? मतलब अहमदाबाद में आपने खुद का स्टोर डाला तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? मेरे 20 से 22 लाख रुपए लगा। तो मतलब 10-11 लाख तो यहाँ लगाए थे आप, हाँ, और 20-22 लाख नहीं, वहाँ ये प्रॉफिट हो गया ये था, प्रॉफिट हो गया। तभी तो आगे ले पंख आए ना। आगे आए थे। ठीक है, ओके। कुछ और बताओ सर अहमदाबाद के बारे में। सर अहमदाबाद में ये था कि ये हमारा छोटा भाई वहीं संभालता था। उसमें ये था कि एक स्टोर को चलाने के लिए क्या क्या करना है वो तो हमें अभी तक नहीं बताता, बट क्या क्या नहीं करना है वो हमने सब सीख लिया था। तो उस 1 साल में अब हम अगर कोई भी स्टोर खोलेंगे तो वो सक्सेस ही होगा, क्योंकि हमें सब पता है क्या क्या नहीं करना है। लूप होल सारे हमने सारे देख लिए थे, अभी भी सक्सेस की तरफ नहीं गए थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बाकी सारे चैलेंजेस सब देख लिया हमने, कौन सी जगह लेनी है, किस तरह की जगह लेनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मैन पावर रखना है। और मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्लो स्टार्ट करो और लो स्टार्ट करो। मुझे लगता है सर सबसे मेन चीज़ है मार्केट स्टडी, वो बहुत जरूरी है। हमने भी उस टाइम इतना जल्दबाजी थे कि हम लोगों ने कुछ मार्केट स्टडी देखी नहीं, जो जगह मिल रही थी वहाँ खोलना था, बस बहुत हार्ड एंड फास्ट था कि भाई खोलना ही खोलना है। दिमाग में वो चढ़ चुका था कि खोलना है, तो विदाउट मार्केट स्टडी, विदाउट लुकिंग स्टडी, सब जैसे तैसे खोलना। आई गेस हमने जहाँ पे खोला था वो कॉर्पोरेट एरिया था पूरा, अच्छा एरिया था वो एरिया अच्छा था, बट क्या था ना कि सारा कॉर्पोरेट था। बट एक्चुअली अहमदाबाद में लोगों को खाना ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली,
और चीज समझ आता कि लोगों को चीज बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पे लोग फूडी बहुत है। मतलब आइडिया तो अच्छा था आपका अहमदाबाद में, शेक ही नहीं है ना, बट शेक के फूड लिए तो बहुत है, फूड के खाना लिए है। नहीं, खाना बहुत है, खाना अगर आप कुछ भी चालू करोगे तो अहमदाबाद वाले आ जाएंगे। शेक का थोड़ा सा एक कम रहता है। जोधपुर में लोगों को फूड इंडस्ट्री का बहुत शौक है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि बहुत पैसा है इसके अंदर। तो आप न्यू कमर्स को आप क्या बताना चाहेंगे, सच्चाई क्या है फूड इंडस्ट्री की कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए अगर कोई अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, कैफे खोल रहा है, स्टोर खोल रहा है? सर जोधपुर में क्या है ना कि सबके दिमाग में बहुत ऐसे वो गलत भी कह सकते हैं या आइडियाज क्या पता नहीं माइंडसेट है। सबको एक चीज ये लगती है कि एफएनबी में जितना पैसा होता है किसी में नहीं। लोगों के दिमाग में एक बहुत सिंपल सा माइंडसेट है कि एफएनबी में जाओ विदाउट मतलब हार्ड वर्क बहुत पैसा, आपको सिर्फ पैसा लगाना है, पीछे काम होता रहेगा एंड कुछ नहीं करना। और जबकि ये टोटल ऑपोजिट है, ये टोटल ऑपोजिट है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप एक खुद शेफ नहीं हो तो आप एक अच्छा किचन नहीं चला सकते। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे मेरी रेसिपीज मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं अपने स्टाफ को भी कभी सिखा नहीं पाऊंगा वो चीज। तो मुझे पर्सनली खुद को सीखने की पहले बहुत ज्यादा जरूरत है, तब मैं उनको कुछ सिखा पाऊंगा। तो ये भी एफएनबी के एक स्ट्रगल्स में से ही एक चीज है। अब मैं सीधा पैसा डाल के कैफे स्टार्ट करता तो आई गेस इतना सक्सेसफुल नहीं। पैसे की तो बात ऐसी है सर कि अभी आपने देखा रिसेंटली जोधपुर में बहुत सारे नए नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। वो भाई साहब आइसक्रीम के नाम पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, और एक भाई साहब ने कोई डोसा का आउटलेट ओपन किया, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। वहां गए तो समझ में आया वहां बैठ के खा ही नहीं सकते। हाँ, वहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको खड़े होके खाना पड़ेगा या टेक अवे का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मार्केटिंग ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। कस्टमर को एक बार अपने शॉप पे लाने का इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि एक बार आ जाएगा तो छोड़ के नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको देखता हूँ, आप लोगों ने इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी होर्डिंग्स में, बैनर्स में, ऐसे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट में, इन लोगों में इसमें पैसा कभी आपने इतना एग्रेसिवली खर्च किया नहीं? हमने सर कभी इस पे पैसा लगाया नहीं, हमने सोशल मीडिया पे लगाया नो डाउट। इंस्टाग्राम मार्केटिंग हम लोग अच्छी करते हैं। बाकी हम लोग बिलीव करते हैं कि आप अपने सिस्टम को पहले जितना एनहांस कर सकते हो पहले वो करो, अपना प्रोडक्ट जितना बेस्ट कर सकते हो, जितना अफोर्डेबल कर सकते हो और जितना लो प्राइसिंग पे उसको रख सकते हो, तो उस पर ध्यान दो पहले। बाकी चीजें आती रहेंगी। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। पर्सनली मैंने खुद ने ये चीज नोट करी है कि जोधपुर में एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड है। आज अगर आपने स्टोर खोला है ना तो 3-4 महीने तो आप एकदम क्लाउड 9 पे ही रहोगे कि मतलब आपको वो है ही नहीं कि कंसिस्टेंसी है कुछ नहीं। हाँ। आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे फुटफॉल है, कस्टमर हाँ। फुटफॉल। वो 4 महीने तो आपको ऐसा लगेगा। 5वें महीने फिर आप धीरे धीरे नीचे आते हो 6 महीने में फिर आप भूल जाते हो कि यार कंसिस्टेंसी भी रखनी थी, लोगों को से बात करनी थी, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना था, उनके साथ एक बॉन्ड बनाना था, उनको कुछ ऑफर्स देने थे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना था, अपना स्टोरी बतानी होती एम्बियंस है। देना था। तो वो जो 4 महीने उनको ऊपर जाता है ना तो उनको लगता है कि बस अब हम ही हैं। सही बात है। वो एक बार एक कस्टमर बेस बन जाता है, उसके बाद उस चीज को रेगुलर कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे मैं खुद एफएनबी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने देखा है कि सब कुछ कंसिस्टेंसी रखते रखते भी ना, किचन का स्टाफ जो होता है, किचन के कुक्स जो होते हैं, हम कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, जैसे हम लोग, आपको तो शेक्स में तो फिर भी आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम आता होगा, किचन का स्टाफ हम लोगों को तो छोड़कर चला जाता है। अब जो टेस्ट पनीर टिक्का जो उस बंदे ने बनाना आता है, जैसा वो बंदा बनाता है, वही सेम टेस्ट वापस रेप्लिकेट करना और कस्टमर को वही देना हम लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में स्टाफ के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए आप उस चीज को कैसे सजेस्ट करते हैं, क्या गाइड करते हैं? सर उसमें अपन ये करते हैं कि पहले तो जो स्टाफ है उनको आप जितना अच्छे से रख सकते हो, ऐसा भी नहीं कि सर पे चढ़ा के रखो, जितना अच्छे से रख सकते हो आप छोटे भाई की तरह रखो उनको। और दूसरी बात, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो मॉडल है वो आपका शेफ बेस्ड कम होना चाहिए। आपकी जो प्रोसेस है वो इतना इजी हो जाए कि कोई भी आके उसको रेप्लिकेट करे तो 99% वो एक्यूरेसी ले आएगा। और ये हो भी जाता है अगर आपका जो SOPs आपके जो बने हुए हैं प्रॉपर उनको स्ट्रीमलाइन रखो, इजी रखो, कोई भी बंदा आके इजीली सीख पाए, तो फिर आपको शेफ पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं होगी। पर ये कॉम्पिटिटर्स करते हैं, ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है मार्केट की कि आपके स्टाफ को कोई 2000 के ऊपर ले जाना चाहेगा, वो नॉर्मल है। बट आपको पता है कि वो बंदा, जैसे एक अमन गुप्ता जी ने एक बात करी है कि अगर आपका बंदा 25,000 रिजर्व करता है, आप उसको 22,000 दोगे तो वो छोड़ के जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर वो 25,000 रिजर्व करता है, आपको 26,000 दे दो। बहुत ही सिंपल फंडा है कि जैसे SOPs मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज एक एक्सपीरियंस शेफ के इतने नाटक होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी, एक इनएक्सपीरियंस शेफ भी SOPs के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता है।
अगर आपने एसओपीस मेंटेन कर रखी है कि यार यही प्रोसीजर है, अब जैसे आपने एग्जांपल दिया पनीर टिक्का सैंडविच, तो यही ब्रेड है, यही पनीर का मसाला है, यही लगाना है। अब इसमें कुछ इतना ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस शेफ है उसको मैं 30-40 हजार रुपए दूं। जो मेरा 20,000 का बंदा है वो भी एसओपीस के साथ काम करेगा तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। ट्राई टू फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द मेन्यू। हाँ, और उसके ऊपर काम करो कि जो चीज रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बनता है, जो रिपीट हो सके, वो उस पर काम करना चाहिए। वो आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट है या डिसीजन है जो काफी छोटा था लेकिन उसकी वजह से आपको अच्छी सक्सेस मिली, रिटर्न अच्छा मिला? सर इसका आंसर है पेट पूजा। पेट पूजा ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब हमने बहुत ही, मतलब मैं मानता हूँ कि जोधपुर में फर्स्ट 3-4 कस्टमरों में मैं ही था जो पेट पूजा यूज करते थे। हम लोग शायद 2018 से यूज कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेट पूजा ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब आपका एक स्टाफ 2 स्टाफ के बराबर वो काम कर लेगा। आपकी अकाउंटिंग, आपकी बिलिंग, आपकी परचेजिंग, आपका रॉ मटेरियल्स, आपका रेसिपी, आपका टैक्स भरना, आपका जोमेटो स्विगी, मतलब मैं सर अंगुलियां खत्म हो जाएगी मेरी, पर उसके फायदे खत्म नहीं होंगे। बट हाँ, पेट पूजा जो आपने कहा छोटा इन्वेस्टमेंट और बड़ा धमाका, तो वो है पेट और पूजा। पेट पूजा में इतना स्कोप है कि अपन लोग अभी तक सिर्फ 10% ही यूज करते हैं उसका। मतलब बिल्कुल। इतना स्कोप है उसमें। उसका जोमेटो स्विगी इंटीग्रेशन तो टॉप नॉच। रात का आधा मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। पहले जब जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर आता था तो वो क्रोम का डैशबोर्ड होता था, उस पे आता था, और हम लोग कैसा करते थे कि 2 कॉपी निकालते थे उसकी। अच्छा, क्रोम में ये फीचर भी नहीं है आज तक कि आपको बाय डिफॉल्ट अगर ये 2 प्रिंट आउट निकालने तो आप 2 निकालो, नहीं, आपको हमेशा उसको 2 प्रिंटना पड़ेगा। सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग एक कॉपी हमारे क्यूटी वाले को देते थे और एक क्यूटी रात के बिलिंग के लिए रखते थे। पेट पूजा ने एक क्लिक पे सब खत्म कर दिया। ऑर्डर आया, खाली आपको एक्सेप्ट करना है, अपने आप किचन के पास गया, वहां से रेडी होके आया, आपको खाली हैंड ओवर करना है। अभी छोटा सा फीचर है, लेकिन ये छोटा सा फीचर अब कितनी हेल्प कर देता है, कितना समय बचा रहा है हमारा। बहुत सही बात है। अब मैं वापस एक बार ब्रांडिंग की बात अगर मैं करूँ तो ब्रांडिंग ऐसी चीज है जो आपको कंसिस्टेंट रखनी पड़ती है। मतलब बिजनेस में तो हर लेवल पे कंसिस्टेंसी जरूरी है, चाहे कंटेंट पोस्टिंग हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो। अब यही चीज मेरे को ब्रांडिंग में भी लगती है, क्योंकि अब देखो मार्केट है, अट्रैक्ट करने के लिए आपको डिस्काउंट तो देने ही पड़ेंगे। ज्यादा डिस्काउंट दे दें तो चीप लगता है, और डिस्काउंट ना दे तो कस्टमर को महंगा लगता है। उस कंसिस्टेंसी को आप कैसे मेंटेन करते हैं कि कस्टमर का पर्सपेक्टिव प्रीमियम भी बना रहे और वो आपके पास में आकर आपके प्रोडक्ट को भी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करता रहे? सर उसमें क्या रहता है, ब्रांडिंग ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक उसकी अच्छी स्टोरी बना दी सोशल मीडिया पे, वो डाल दिया, वो आपकी ब्रांडिंग हो गई। ऐसा नहीं है। ब्रांडिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं ये मानता हूँ कि अगर ये यहाँ पे ग्लास बॉटल होती तो मुझे दूर से खाली दिख रहा होता कि भाई शेक वाला ये बॉटल है, क्योंकि मुझे बस बॉटल से ऐसा शेक वाला रिकॉल वैल्यू जितनी होगी ना, तो ब्रांडिंग उतनी स्ट्रांग होगी। तो और उसमें ये है कि डिस्काउंटिंग का ऐसा है कि कस्टमर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 50% ऑफ पे ही आएगा। आप लोग उसको नॉर्मल कभी कुछ अच्छा ओकेजन आया, ऑफर दिया, तो उससे पब्लिक आती है, बहुत आती है। और डेली ऑफर्स तो नहीं दे सकते सर। डेली ऑफर्स में वैसे भी मुझे लगता है कि एक वैल्यू गिरती है। करेक्ट। और आप ओकेजनली ऑफर दो, या फॉर एग्जांपल आज आप मेरे कस्टमर हो, आज आप मेरे यहाँ पे रेगुलर आ रहे हो, 10 दिन रेगुलर, 11th डे आपको लगेगा कि यार आज मुझे डिस्काउंट नहीं है, आज मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, तो मंथली एक ऑफर हम लोग वैसे भी डालते हैं। कुछ ना कुछ ओकेजन पे कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर डालते ही रहता है, तो कस्टमर भी बना रहता है, एक उनका भी वो रहता है कि हाँ यार आज इन लोगों ने हमें ऑफर दिया, कुछ भी XYZ ऑफर, कुछ भी। और हमारा 99 वाला ऑफर तो एवरी मजा आ जाता है। कस्टमर एक बार, इतने नए कस्टमर हमारे अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो हमारे रेगुलर कस्टमर बनते रहते हैं। तो वो नए कस्टमर्स के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता रहता है। ऑफर्स फिर कैसे डिसाइड करते हो कब रखना है, कैसे रखना है? ओकेजन डेट्स तो होती है। और हमारे बर्थडे, हमारे बर्थडे पे तो फिक्स ऑफर्स है, लाइक मतलब ओनर्स के बर्थडे पे जो भी कुछ होगा तो उस पर आइदर 40-50% ऑफ होगा, 99 रुपीज शेक होगा। तो ये 2 तो हमारे फिक्स ऑफर्स रहते हैं। अभी आपने आई गेस देखा होगा, मैंने मेरे बर्थडे पे अभी रखा था नेताजी। पापा रील देख के बोलते नहीं है सब पैसा ऑफर में उड़ा रहा। नहीं सर, वो लिमिटेड रहता है। पापा हमसे पहले स्टेटस पे लगाते हैं। अब शेक वालों को अब यहाँ से 10 साल आगे कहाँ दिख रहे? सर शेक वाला को ऐसा है कि हमें 10 साल बाद इसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाना है। मतलब अब ये नाम पे आना चाहिए कि भाई शेक पीना तो बस शेक वाला, मतलब वो दूसरा दिमाग ऐसा जाना नहीं चाहिए। और अभी हम लोग काफी वर्टिकल्स ऐड कर रहे हैं हमारे बिजनेस, आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। जैसे स्टारबक्स की कॉफी अगर आपने देखी हो, अभी उस कॉफी के हो हम आजकल ढाबों पर भी हम लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम अगर जयपुर दिल्ली हाईवे पर जाते हैं, हाईवे किंग पे जाएंगे तो स्टारबक्स की कॉफी आपको नॉर्मल ढाबों पे आपको फ्रिज में मिल रही है। क्या इस तरीके से आप भी कुछ प्लान कर रहे हो? क्या किया जा सकता है? सर 100% किया जा सकता है। मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर। हाँ, ओके,
सो उस पर वर्क चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि कॉफी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। हमने शेक्स को किया है अभी, तो हमें नेक्स्ट अब कॉफी टारगेट करना है, बिकॉज अभी कॉफी काफी डिमांड में है। हाँ मतलब लोग जैसे चाय को लेकर स्विच भी कर रहे हैं। पर मुझे चाय पसंद है, पर्सनली ऑलवेज चाइल्ड। चाय पसंद। सो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज्यादा फेवरेबल क्या है, लो मार्जिन मोर कस्टमर्स या लेस कस्टमर्स? और मार्जिन, लो मार्जिन मोर कस्टमर्स, लो मार्जिन डे वन से। मतलब इंडिया मासी मार्केट है, और जितना मास पे जाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उतना सर वो लॉन्ग रन में वो काम आता है, काम आता है। क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स ही आपको हमेशा अच्छा करेगा। लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स मोर मार्जिन, वो स्विच जल्दी होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैं न्यूज भी देख रहा था, स्टारबक्स काफी पैसा बर्न किया है टियर 3 सिटीज में प्रीमियमनेस बनाने के लिए। जोधपुर का स्टारबक्स देखते ही हम क्या हालात है उसके। सो एक स्टोरी उसके पीछे ये भी है कि स्टारबक्स तो चलो पता नहीं जाएगा कब जाएगा, एक ब्रांड हमारे यहाँ पे जोधपुर में भी आया था, और शेक वाला आने के बाद तो वो साफ हो चुका है। उसके पीछे की कहानी सर इतना ही बोल दिया तो नाम ले तो नाम आप ही ले लीजिए, चलिए ठीक है। नाम तो आप और तो कमेंट्स में बताइए ना। ठीक है, तो जिसकी कॉपी आप बताते हो शेक वाला है, वही ब्रांड, पर वो है नहीं। हाँ वो है नहीं, वो वही ब्रांड साफ हो गया। मतलब मैं भी आपको पीछे एक छोटी सी इसकी स्टोरी बताता हूँ। हम लोगों ने खोला था 2 जून 2017 में, और आई गेस हम लोग फर्स्ट थे जो बॉटल्स लॉन्च करके आए थे। उस टाइम हमें रिसेंटली पता चला था कि कोई बंदा जोधपुर में अब नाम में ले ही लेता हूँ, कैवेंटर्स की आने वाला है, ब्रांड लॉन्च होने वाला है। बट उन लोगों ने जो हमें डेट्स बताई थी कि वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है, 2018 में मार्च जून ऐसे में लॉन्च होने वाला है। बट जैसे उन्हें पता पड़ा कि ऑलरेडी कोई एक जोधपुर में आ चुके हैं शेक वाला के नाम से, ऑलरेडी बॉटल्स में सर्व कर रहे हैं, उन्होंने अपना टाइम स्पैन कम करके उसी को नवंबर और दिसंबर में खोल दिया। अब जो मैंने आपको बताया मार्केट स्टडीज और वो बहुत जरूरी है, तो उस टाइम एक बहुत ज्यादा ऐसे थिंकिंग थी कि सर्दियों में आप एक शेक्स का आउटलेट नहीं खोल सकते। मतलब सी बट ऑब्वियस है ना कि समर्स हमारे लिए किंग है, समर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नवंबर दिसंबर में उन्होंने आउटलेट खोल दिया था। रेस्ट इज हिस्ट्री। पर सोचने की बात है कि इतनी बड़ी ब्रांड है, उनके पास इतने सारे मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज पर रखे होंगे, इतना स्टूपिड सा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो मतलब ये तो केस स्टडी बननी चाहिए इस पॉडकास्ट से। ये केस स्टडी निकल के आती है कि कैवेंटर्स जैसी ब्रांड और इतना बेवकूफी भरा डिसीजन सर्दियों में उन्होंने लॉन्च किया और पूरी तरीके नहीं से वो पिट उस भी टाइम सर जाए। एक्सपेंशन क्या मोड में गर्मियों थे। में भी होते तो भी वो सर्वाइव कर पाते। अब ये तो सब वो वापस आएंगे तब देखिए हम। और जिसमें मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा कि कैवेंटर्स एक अच्छा ब्रांड नहीं सर। है या किसी के लिए कोई वो बुरा ही नहीं है सर, बट द थिंग इसकी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जोधपुर में नहीं चला, बाकी आगे चल रहा है थोड़ा। बाकी सब जगह कैवेंटर्स रनिंग गुड। क्योंकि वहाँ शेक वाला नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। तो उसके पीछे अभी आपका क्या स्ट्रेटेजी, अब क्या फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करने वाले हो? सर पहले हम लोग कंपनी ओन्ड आउटलेट में जाएंगे, पहले वो 4-5 एकदम अच्छे से नर्चर हो जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे। सामने से भी काफी लोग ऑफर करते होंगे फ्रेंचाइजी सर काफी क्वेरीज रहती है। बालोतरा बाड़मेर तो आप मतलब पूछो मत, मैं अभी यहाँ कर दूं तो मतलब 4 खोल जाए वहाँ पे। पर वही है कि हम लोग खोलना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग नहीं खोलना चाहते, बट रीजन ये है कि हमारा एक बार सिस्टम थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अच्छे से शॉर्ट हो जाए। मुझे अहमदाबाद रिपीट नहीं करना सर, सिंपल मुझे शेक वाला रिपीट करना है, प्लानिंग से ही होगी। सो इसलिए इससे थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम लोग। जैसे इन्वेस्टर्स भी आते होंगे फिर तो कभी, कि हम पैसा लगाते हैं आप एक्सपेंड करो। आधे से ज्यादा लोग आई गेस यही चाहते हैं कि सर के साथ में काम करो। इन्वेस्टर्स के लिए आते हैं लोग, बट 90% लोगों को ये रहता है कि सर आप हमारे साथ काम करो। आज अगर मान लो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कि आपने देखा होगा जोधपुर की कई सारी ब्रांड्स, जोधपुर की तो नहीं बोलूंगा, राजस्थान में कई सारी ब्रांड्स अब शार्क टैंक की तरफ मूव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, एटलीस्ट प्रमोशन जरूर रहता है। आपने भी लेट्स से, चलो ठीक है, आप तो ऑलरेडी, आपको फंड्स की क्या जरूरत है? नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, बट फिर भी अगर समझ लेते हैं कि आज अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास बैठा हो और आपको उसको आपके प्रोडक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बतानी है, तब वो कौन सी स्ट्रेंथ बताएंगे? सर उनको हम लोग ये बताएंगे कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है हमारा प्लस विजयदस का, एग्जैक्टली। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारी पैकेजिंग है, जो हमारी मार्केटिंग स्किल्स है, तो उस पर कोई भी पैसा लगा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो, और हमारे जो स्टार प्रोडक्ट्स है, किटकैट हो गया, रजवाड़ा हो गया, ओरियो हो गया, कॉफी हो गया, ये सब स्टार प्रोडक्ट्स है। मतलब ये तो अपने आप, मतलब इनका टेस्ट ही अपने आप बोल देता है सब कुछ। तो यही है। अब कोई हमसे पूछेगा कि सिर्फ कोई एक चीज बता दो जो शेक वाला की सबसे अच्छी है, वी वुड ऑलवेज से क्वालिटी। आपको जो हम लोग क्वालिटी सर्व करेंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि वो आपको कहीं पे भी मिले।
और हम लोग जिस रेट पे बेच रहे हैं, अगर आपको मैं जो तुम्हें 2-3 जगह ऐसी जगह ले जाऊंगा, वो आपको बाहर रोड पे पिला रहे हैं और हमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको 4 जगह बता दूंगा, और मैं इधर एसी में आपको बिठा के आराम से विद चिल एम्बियंस में पिला रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छी पैकेजिंग के अंदर, बॉटल्स के अंदर। करेक्ट। एक किस्सा है, आप ही ने बताया था, बातों बातों में मैं भी चाहता हूँ ऑडियंस तक जाए वो। आपने बताया था एक शेक वाले भाई साहब, उनकी शादी में आपने शेक अपने ब्रांड के भेजे थे। बिल्कुल सर, वो उनका छोटा सा एक फंक्शन था, नो डाउट। तो उनका काम भी यही है सर, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट हाँ, उनकी शादी में जरूर केटरिंग करी हमने। हम तो घर से बोलते हैं। मतलब नाम नहीं ले रहे, बट आपको बताते हैं बड़ा कि ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, सरदारपुरा का ब्रांड। उनका खुद का भी इन्हीं चीजों का काम है। उनकी शादी में हम लोगों ने शेक सका। क्या बात है। तो अभी फिर महीने के एंड में सारा हिसाब किताब कौन देखता है? मैं देख रहा फिर सारे मैट्रिक्स वगैरह देखते हैं। कौन से मैट्रिक्स आप सबसे ज्यादा मेजर करते हो? मेरे लिए जो मैटर करता है सबसे ज्यादा, आइटम्स बिकने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही शेक बिकना चाहिए, ये है कि भाई जो उनका पिछले महीने का जो है, उससे दो शेक ऊपर ही बिकनी चाहिए, उससे कम नहीं बिकनी चाहिए, बस वही मैटर करता है। अभी आपके लिए ज्यादा मैटर क्या करता है, फुटफॉल, रिपीट कस्टमर या ग्रॉस मार्जिन? सर तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें फुटफॉल भी आए, ग्रॉस मार्जिन रहेगी हमारे बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्यों ऐसा बोलेंगे। और फुटफॉल, आपने और क्या बोला? रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर तो हो ही जाता है, जो अगर उसको एक बार टेस्ट लग गया मुंह पे तो फिर वो रिपीट का तो हो जाता है। जैसे आपने शुरू से मतलब आपने देखा है कि लोग आते हैं और टेक अवे से ही जाते हैं। शुरू में जब आपने भी स्टोर जब ओपन किया, तो मेरे हिसाब से आई गेस आपके पास टेक अवे सर्विसेज ज्यादा, टेक अवे वाले लोग ज्यादा थे। बट अब मैं जैसा नोटिस कर रहा हूँ कि अब लोग आपके वहां पर बैठकर भी पीना पसंद कर रहे हैं। सो हाउ डिड यू डिड दैट, मतलब वो कैसे किया आपने कि लोग आपके पास बैठकर पिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द शेक्स टू द? सर इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया ना, तो हमने फादर के साथ लॉन्च किया था, तब बैठने की जगह ही नहीं थी, तब डिमांड भी इतनी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो हम लोगों को ये गैप फिल करना ही था कि एक ऐसी स्पेस बनाए जहाँ पे लोग बैठ भी सके, सेपरेट स्टोर हो। और नो डाउट आज भी लोगों को पसंद है कि मैं अपनी गाड़ी में आया, मैंने शेक लिया और मैं चला गया, और इट्स गुड, ओके। बट सर क्या होता ना कि आई एम अ ग्रुप ऑफ 4, हम लोग 4 जनों के दोस्त आए, अब थोड़ी देर बैठना है, कॉलेज के दोस्त आ गए, मॉर्निंग में कॉलेज का कोई ग्रुप आ गया, अब बैठ के बातें करनी है, तो एक ऐसा स्टोर चाहिए ही था कि आपको एकदम प्रीमियम शेक्स मिले, बट आप बैठ के एंजॉय भी कर सको, लाइक आपको पूरी वो होमली वाइब जाए, अपनी कैफे टाइप वाइब जाए, तो इसीलिए एक ऐसा स्टोर डालना ही था। राइट। और उसमें अब आप जैसे ईटरीज भी आपने काफी सारी ऐड की है। अभी और भी हमने add फूड चालू किया, यस 2 साल हो गए। ठीक है, कैसा फीडबैक है? अगर मैं ओवरऑल रेवेन्यू की बात करूँ तो कितने % ईटरीज से आ जाता है? सर ईटरी से मैं अभी मानता हूँ 15-16% आ रहा है, बाकी मेरा पूरा शेक से आ रहा तो शेक शेक ही है। उसको मैं वो हमेशा वही रखूंगा सर। तो बिजनेस में प्रॉफिट जब बचते हैं तो प्रॉफिट्स को आप किस में री इन्वेस्ट करते हैं हम? 90% सर हमारे इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में ही सर, जितनी भी है। जैसे आज हमें कोई नई चीज, नई मशीन लानी है, नई कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई मशीन, अभी जो शेक वाला बनाया, अभी जो शेक वाला बनाया, तो जितना भी होता है इन्वेस्टमेंट 90% हमें तो ये अभी जो शेक वाला बना है पापा? नहीं सर, ये थोड़ा सा हमारा है और थोड़ा सा बैंक है। ओके, ठीक है। तो बैंक की जरूरत पड़ती है। पर से yes। अब अगर कोई एक नया एंटरप्रेन्योर आज की डेट में अगर फूड बिजनेस लॉन्च करना चाहे, देखो क्योंकि हमारे कितने भी बोलने से वो रुकने वाले नहीं, हम लोग तो अब हाथ जलाकर बैठे हैं। मैंने बहुत हाथ जलाया फूड बिजनेस में, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी सही ट्रैक पे काम कर रहा हूँ। तो लोग तो शुरू करेंगे ही करेंगे। अगर किसी न्यू एंटरप्रेन्योर को आप गाइड करना चाहो FMCG बिजनेस या फूड बिजनेस में, तो आप उसे क्या गाइड करोगे? इसको कैसे शुरू करना चाहिए? एक रोड मैप मुझे आप बताइए। सर इसमें फर्स्ट देखो, बहुत सिंपल है। लोग आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको आइडिया आता है, वो इतना बड़ा स्टोर खोल देते हैं, ऐसा पैसा लगाते हैं जैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा हो। मेरा ये मानना है, अगर आपका छोटा सा आइडिया है तो पहले उसको छोटे से स्केल पे करो। कोई कॉलेज इवेंट में चलो, कोई अपने नोन हो, उसके शॉप पे थोड़ी सी जगह लेके एक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप छोटा सा स्टोर खोलो, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा करो। अगर प्रोडक्ट ही यूनिक ना हो तो? प्रोडक्ट यूनिक नहीं तो फिर आपको टेस्ट पे कुछ करना पड़ेगा इसका। प्रोडक्ट अगर देखो यूनिक प्रोडक्ट को कितने लेके आओगे आप, एक तो उस पर लिमिट ही होगी ना। उसके बाद क्या बचता है कि आप उसको कैसे पैकेज कर रहे हो, कैसे उसको आप यूनिक अपना टेस्ट कैसे डाल रहे हो उसके अंदर, उसके बाद मार्केट कैसे कर रहे हो। लोग आजकल मार्केटिंग को कुछ समझते नहीं है, मतलब मार्केटिंग पे तो 0 रुपीज खर्च करते हैं। कुछ तो हाई एंड खर्च कर देते हैं और कुछ तो 0 रुपीज, या तो होर्डिंग लगा रहा या तो होर्डिंग या तो कुछ भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग गो स्लो। बेस्ट सजेशन है सर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप आराम से करो ना, क्यों आपको इतना बड़ा स्टोर। मैं चाहता तो फर्स्ट डे इतना बड़ा स्टोर खोल सकता था, बट मैंने नहीं किया ना, क्योंकि आपके पास तो रिसोर्सेज भी थे।
थे तो सही, बट हाँ उसको हमने नहीं किया बाबा के पास थे, बट हमने उसको धीरे धीरे ही, क्योंकि सर उसको वर्थ भी तो मिलनी चाहिए ना प्रोडक्ट को, ये वाली बात है। तो आप लोगों ने, जैसे आपने बताया कि आपने पहले से कई सारे आपने ट्रेडमार्क्स अपने पास में रोक लिए, बट मैंने देखा अब आप आइसक्रीम वाला को भी आपने स्ट्रेटेजिकली आप लॉन्च करने वाले हैं, उसके पीछे की क्या कहानी? सर उसके पीछे की कहानी ऐसी है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अब क्या है, कोई शेक वाला की फ्रेंचाइजी लेना आता है, इसमें लूप होल्स ये है कि क्या होता है कि सर फ्रेंचाइजी ली उसने हमारी सारी रेसिपीज देख ली, उसके बाद 3 महीने बाद जो भी पैसा है छोड़ के वो खुद का नाम चालू कर जाता है, क्योंकि हमको ना रॉयल्टी देनी पड़ेगी ना कुछ, हमारा प्रेशर वेशर कुछ नहीं। इसके बाउंडेशन के लिए हमने एक नई चीज लेके आए, हम लोग हमारी इन हाउस आइसक्रीम देंगे और जो भी फ्रेंचाइजी लेगा वो हमसे ही आइसक्रीम लेगा, तो वो बाउंड हो गया हमसे, उसको मतलब कोई है ही नहीं सिस्टम उसके पास, आइसक्रीम हमारी ही यूज करनी है, और इससे हमारा भी ऑपरेशन कॉस्ट काफी कम होएगा, और प्लस एक नया वर्टिकल हमारे लिए ऐड होएगा, और आइसक्रीम भी अच्छा बिजनेस है, और ये लाइक वो कहते हैं ना सिस्टर कंसर्न, तो ये शेक वालों को काफी अच्छा सा रिजेंबल करता है, इसलिए हमने आइसक्रीम पे फोकस किया है अभी। मेनली यही था कि आप हमसे ही जुड़े रहें, करेक्ट। कल को 3-4 महीने बाद आपका ये ना होता है कि हमें दूसरी जगह जाना है, कुछ अलग से जाना है, तो यू आर बाउंड टू हैव आइसक्रीम विद अस। क्या है ना, टेस्ट इतना फेमस हो गया है, घर बैठे लोगों को कभी भी मन हो जाता है यार शेक पीना है, और उनका फेवरेट शेक उनको याद आता है। ऐसा तो है नहीं कि घर में मिक्सी में बना लिया, अब घर से धूप में निकल कर वो जाएंगे और करेंगे, इसके बजाय वो ऑर्डर करना चाहते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर के बहुत सारे चैलेंजेस है, ना हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, हमारे लिए बर्न भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे पास में 2 बड़े जायंट्स है, स्विगी और जोमेटो। इसको लेके कई सारे रेस्टोरेंट्स परेशान हैं, मैं खुद भी परेशान ही मैं भी मानता हूँ सर, अपने मैं आप भी। को। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? ये लोग मनचाहे डिस्काउंट लगाते हैं, अपने हिसाब से लगाते हैं, उसके बाद अक्सर आप बिजनेस में इतना इन्वॉल्व होते हो, जोमेटो स्विगी पे क्या डिस्काउंट चल रहा है वो आपको चेक करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता हर एक के लिए, अगर वो कोर बिजनेस में जुड़ा हुआ है तो उसको टाइम लगता है। ये लोग बिना पूछे डिस्काउंट लगा देते हैं, उसके बाद आप लोग इनसे लड़ते रहो कि हमारा पैसा रीइंबर्स करो, उसके बाद हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ये लोग अपना कमीशन बढ़ा देते हैं। सर इसमें दिक्कत ये है कि रेस्टोरेंट वाले भी दिक्कत है और डिलीवरी पार्टनर्स को भी दिक्कत है, तो कमा कौन रहा है? मैं नहीं मानता कि सर जोमेटो स्विगी में 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स कमा रहे होंगे। नहीं, ये एक बहुत ही, देखो हम लोग सोशल सर्विस ऐसे तो नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक तरीका है सोशल सर्विस, एक्टिविटी हमारी। ये हमारी CSR एक्टिविटी है। करेक्ट। और छोड़ भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उससे पुल ऑफ भी नहीं कर सकते। आप तो पुल ऑफ तो कर ही नहीं सकते, वो तो आप भूल जाओ, आप पुल ऑफ करोगे क्योंकि वो दूसरा वो एग शेक वाला भी चला जाएगा, सिंपल सी बात है। पुल ऑफ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि सर हम लोग जो भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हम खुद के ही कब्र खोद रहे हैं, ये सारा डेटा हमसे ले रहे हैं, ठीक है ना, हमें कोई डेटा देते हैं। अब इसको पता है कि ये भैया कब जोमेटो पे कितनी बजे क्या खाएंगे, और वही अगर जोमेटो बोल दे कि भैया आपको बर्गर खाना है क्या, या शेक पीना है क्या किसी फलाना ब्रांड का, एग्जैक्ट तो आप तो उसी टाइम वही ऑर्डर करोगे ना। इसीलिए ये लोग, आपको पता होगा जैसे स्विगी स्नैक आया, जोमेटो बिस्ट्रो आया, जेप्टो कैफे आया, ये लोग हमारा ही डेटा, हमारे ही कस्टमर और वही यूज कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज डेटा हमारा है सब। मतलब सारी मेहनत करके मैं एम्पायर खड़ा करूं, कस्टमर को मैं अट्रैक्ट करूं, कस्टमर आना मेरी दुकान पर चाहता है, लेकिन अब तुमने सारा सब कुछ अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया हमारे बेस के ऊपर, और हम हमारी एक तरीके से, जैसा आपने बताया, कवर खोद रहे हैं। इसमें एक चीज, कई लोग कई बार ये ऐसा भी कर रहे हैं कि अपनी तरफ से पैसा खर्च कर दे रहे हैं। आपको अगर आपका शेक की वैल्यू है 180 रुपीज, तो आपको 180 पूरा देंगे, लेकिन अपनी तरफ से कस्टमर को 50 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। सर वो खत्म हो गया जमाना, कब का गया वो 1 साल ही था, वो उन्होंने सब लालच के लिए, वो फर्स्ट ईयर था, मैं आपको बताऊं 2020 में खत्म हो गया, कोविड में खत्म हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी गलत है। हाँ, उसमें गलत ये हो गया कि जो कस्टमर मेरे शॉप पे आया था वो मेरे शॉप के बाहर खड़ा हो गया, वो तो उससे और वही तो कर रहा है, यही तो दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत हो रही है। सही बात है। एक टाइम था हम लोगों को मना करना पड़ा कि सर आप कैफे आके तो एटलीस्ट जोमेटो से ऑर्डर नहीं कर सकते। सर वहां आके ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, मेरे टेबल पे बैठे हैं कैफे के अंदर और जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, और इनिशियली तो हम क्या बोलते हैं, हमें खुद नहीं पता चल रहा था, तो एक टाइम पे हमें भी इस पे रोक लगानी पड़ेगी यार, एटलीस्ट आप अंदर आके तो जोमेटो से ऑर्डर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे जैसे आप लोग अपने ऐप को भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, तो वहां से डायरेक्ट ऑर्डरिंग के रोड मैप पे जा रहे हो आप? सर अभी आने वाले टाइम में हम लोगों का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है कि हम लोगों ने अभी शेक वाला का खुद का ऐप लॉन्च किया है, जो बेसिकली एक रिवॉर्ड पॉइंट ऐप है। जैसे आपको हमने बताया था कि हम लोग हमारे कस्टमर से रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो इसी चक्कर में हम लोगों ने एक वो किया, मतलब डिलीवरी नहीं है उस पर अभी राइट नाउ,
बट पेमेंट ऑप्शंस है, डाइनिंग ऑप्शंस है, टेक अवे ऑप्शंस है, आप आके ऐप पे ऑर्डर कर सकते हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम चल रहा है उस पर, जिसमें वेन एवर यू विल ऑर्डर नो, तब आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहेंगे, वो आगे जाके बल्क में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस पर ज्वाइनिंग ऑफर है, जैसे आप ऐप आज रजिस्टर करते हैं तो आपको 100 रुपीज ऑफर मिल जाते हैं, बर्थडे मंथ पे ऑफर्स मिल जाते हैं। हमारी तरफ से तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ ऑफर्स चलते ही रहते हैं, और अभी हम लोग रैपिडली सिर्फ और सिर्फ ऐप प्रमोशन पे लगे हुए हैं, और हर ऑफर सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही जाना चाहते हैं, फुल्ली इसी पे ही और फोकस। जो वीकली ऑफर भी चालू हुए वीकली ऑफर्स भी चालू है, सब अभी पूरा ऐप पे ही फोकस है। तो भाइयों सब सब बातों की एक बात है, बिजनेस कितना भी बड़ा बना दो, इंडिया में ऑफर तो चलाना ही पड़ेगा। तो और वो आप उसका बहुत बेहतरीन आपने एग्जांपल लिया कि आप कैसे ऐप से कर रहे हैं। तो कितना खर्चा आ गया मोटा मोटी ऐप के ऊपर? सर ऐप पे देखो, हमने फुल फ्लेज्ड ऐप नहीं बनाई है, एक वाइट लेबल ऐप है। हमारा खर्चा उसमें कुछ है करीबन शायद 1.25 लाख के आसपास का। तो उसमें भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। देखो सिंधी भाई है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता 4-5 लाख रुपए लगते हैं सर उसमें। है। तो अब फैमिली में कौन कौन है? मेरी वाइफ है पूनम, पापा है, मम्मी है, और एक हमारा प्यारा सा डॉग है ऑस्कर। आपने थोड़े टाइम पहले पूछा था ना कि आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट क्या हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया कि शेक वाला का जो इनिशियल फर्स्ट प्रॉफिट था, जो हमारे जून के महीने का था शायद, यस, उससे हम लोग एक प्यारा सा डॉग लेके आए थे ऑस्कर से। गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है। तो ऑस्कर आपका पहला डॉग था या पहले भी आपके पास मेल है? पहला डॉग था। अब तो घर में पहला डॉग आता है तो एक बार तो सब लोग क्या लेके आ गया है, कौन संभालेगा, Initial सुसु level पे मोटी यही कौन साफ होता है करे। कि या तो घर में ये रहेगा या हम रहेंगे, पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है, और आज के टाइम पे वो नहीं है, तो वो पेरेंट्स नहीं रह पा रहे हैं, इस कदर का वो अटैचमेंट हो जाता फिर कभी शॉप भी ले जाते होंगे? अरे बिल्कुल आता है यार। सही इजी। और जब भी वो शॉप Vanilla ice cream। हाँ, वनीला आइसक्रीम, और शॉप का एक वो अलग ही एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, स्टाफ का ऑरा चेंज हो जाता है, स्टाफ भी इतना फेमिलियर है पेट से कि बहुत अच्छा ऑरा होता मतलब आपका स्टोर जो है वो पेट फ्रेंडली कैफे आपने है। बनाया? 100%, 100%। अगर काटे नहीं तो। ठीक है। तो जैसे हम लेगेसी की बात कर रहे थे, बिजनेस भंडार की लेगेसी के बारे में आपने बताया, कुछ लर्निंग्स के बारे में बताया। अगर उसकी ऐसी कोई कोर लर्निंग के बारे में आप मुझे बताना चाहे जो आज भी आप कॉपी करते हैं, और आपके फादर आपको ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद में भी आपकी भी वो जनरेशन उस एक लेगेसी को हमेशा याद रखेगी और उसको कंटिन्यू करेगी? सर सी पर्सनली मैं सबसे पहले आपको विजयरस भंडार के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1976 में स्टार्ट हुआ है, मेरे दादाजी के थ्रू स्टार्ट हुआ है। मेरे फादर साहब का नाम है श्याम सुंदर जी डोलवानी, मेरे बड़े पापा का नाम है दुर्गादास जी डोलवानी। तो अभी एट प्रेजेंट ये दोनों ही पूरी शॉप मैनेज करते हैं, पूरी सब हैंडलिंग्स वगैरह सब ये देखते हैं। वहाँ के टाइमिंग्स है मॉर्निंग 8 o'clock टू नाइट 12 PM, पूरा उसके हिसाब से ही चलता है। और उन लोगों की हार्डवर्क तो शायद आई गेस हम लोग मैच भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो उन लोगों ने लेगेसी मेंटेन करी है, उनका आधा भी कर ले तो बहुत है। बहुत है, वो भी आई गेस नहीं कर पाएंगे आज के टाइम पे, क्योंकि आजकल हर कोई स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, बट जो हार्ड वर्क उन लोगों ने किया ना, उसका बेनिफिट आज हम लोगों को मिल रहा है। तो 50 ईयर्स से वो लोग जो एक लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं, एक जिस चीज पे लगे हुए हैं, तो आज उसके बेनिफिट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब शेक वाला लॉन्च किया तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ी गुडविल थी, तो उसको ही हमें आगे ले जाना था। बट पर्सनली आज विजयरस भंडार नहीं हो तो शेक वाला कभी नहीं हो सकता, नेवर, मतलब वी कैन नेवर थिंक ऑफ दैट। तो विजयरस भंडार का हम लोगों के ऊपर बहुत हमारे लोगों में भी वही है। हमारे एग्जैक्टली आप लोगों में देखेंगे तो नीचे विजयरस भंडार बिल्कुल मेंशन्ड है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि हम लोगों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब इतने वो हार्ड वर्किंग थे, इतने ज्यादा वो थे। तो वी आर वेरी लकी कि हम लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, और उनसे बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली है जो आगे भैया बताएंगे। सर देखो, लर्निंग्स की बात करूँ तो मैं, जैसे आज मैंने आपको बताया कि हम लोग कितना जल्दी डिलीवर करते हैं, वो रीजन हमने नहीं चालू किया, वो उन्होंने ही चालू किया है। जिस तरीके से वो अपने रॉ मटेरियल्स को रखते हैं, जितना पास में रखते हैं, और जितना रिफर्बिश उनको करते रहते हैं बार बार रिफिल, तो क्या होता है ना, बंदे को ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। सब रॉ मटेरियल उसके पास पड़े, वहाँ पे रिफिल होता जा रहा है, और शेक बनता जा रहा है, और आगे पास होता जा रहा है। तो ये कोई ऐसा एक दिन में नहीं बनता है सर, ये इसमें टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है करेक्ट, और किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है। अगर कुछ छोटा मोटा इशू आ जाए तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है। अब ये क्या होता है सर, मैं अभी छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जैसे ये शेक अच्छा नहीं है, आपने बोला कि कुछ आ गया, इसका नो होता रहता है। अब हमको उन्होंने ये सिखाया कि जब तक कस्टमर को तू नया शेक नहीं देगा तब तक ये यहीं पड़ा रहेगा। यहीं पड़ा रहेगा, उसके मन में क्या आएगा कि तू इसको ही वापस करके आया है। रिफ्रेश करके सर ये एक छोटी सी लर्निंग है, छोटी सी बात। बहुत छोटी सी लर्निंग लेकिन बहुत बड़ा सर lesson डीप है, बहुत डीप है। तो आप कभी भी हमारे कभी देखोगे ना, अगर कोई शेक में इशू है तो वो हाथों हाथ वो वहीं पड़ा रहेगा, वो शेक नया शेक बन के आएगा आपके पास, उसके और बाद फिर ये जाएगा। ये उन्होंने सिखाया हमें, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई है उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है उसी लेगेसी को आप लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसकी भी जब शुरुआत जब
जैसे हम लोग विजय रस भंडार में जब भी जूस पीने जाते हैं फैमिली के साथ होते हैं तो बंदा दौड़ कर आता है, ऑर्डर लेता है। सिमिलरली वैसा अगर मैं शेक वाला जाऊंगा, आप मुझे लगता नहीं आपको जरूरत पड़ेगी कि किसी बंदे को आपको बाहर डिप्लॉय करो या वो जाके ऑर्डर लेगा। हाँ, है, लेकिन मतलब चाहे तो आप क्यूआर पे भी कर सकते हो कि बाहर क्यूआर लगा दिया, कर लिया, बट आपने उस सर्विस को जो पर्सनलाइज रखा है सर वो उसमें थोड़ा मुझे हमने ऐसा ऐड लगता है। किया, हमारा वॉकी टॉकी से ऑर्डर हो जाता है, ऐप से ऑर्डर हो जाता ये है। तो सही बात है, बट लेकिन जो बंदा आपने डिप्लॉय किया है वो मुझे आपका लगता है कि ये आपकी साइलेंट ब्रांडिंग है, वो बंदा ही आपकी ब्रांड है। ये चालू हमने किया। आज जितने भी स्टोर भी अगर हम खोल लेंगे ना, आपको हर जगह बाहर एक बंदा तो मिलेगा। मिलेगा सर। मतलब आई डोंट थिंक सो हर स्टोर के बाहर मिलेगा जो दूसरे स्टोर है, बट शेक वाला जब भी स्टोर खोलेगा आपको बाहर लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही वो क्विक सर्विंग है कि बंदा आपकी गाड़ी में आएगा, आपको अपनी गाड़ी के बाहर स्टेप भी नहीं रखना है, बंदा आपके पास मेन्यू लेकर आएगा, ऑर्डर लिया, पेमेंट लिया, डन, विद इन 2 मिनट्स तो आप पी के बाय। तो सरदारपुरा में 1-2 विजय रस भंडार और हैं, तो सभी आप ही के? एक हमारा है। आपने अगर झूलेलाल नया वाला देखा हो तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट अपनी एक सेकंड झूलेलाल का अपोजिट आपका है। बाकी विजय रस भंडार के और कोई अन्य ब्रांच नहीं है, शेक वाला है जो उनके बच्चों की है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन हेल्थ कॉन्शियसनेस तो छोड़ो, लोग अब धीरे धीरे दूध का कंजम्पशन भी कम कर रहा है, दूध आइसक्रीम का कंजम्पशन कम कर रहा है, क्योंकि डाइजेशन इश्यूज भी है और प्लस वीगन को लेकर भी लोग अब अवेयर होते जा रहे हैं। उस बीच कई लोग ऐसे एलिगेशन भी लगाते हैं कि आप लोग शेक के अंदर आइस डालते हो, एक्स्ट्रा आप शुगर डालते हो, तो उस पर आपका क्या टेक है? सर अभी जैसे हमारा नया मेन्यू लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, अभी रिसेंटली किया भी है, बट बहुत जल्दी एक नया अभी आलमंड मिल्क हम लोग ऐड करने वाले हैं, वीगन चीज़ें जो है वो ऐड करने वाले हैं, स्मूदी बोल्स और हेल्दी चीज़ों की तरफ बहुत शिफ्ट होने वाले हैं। और एक मैं चीज़ जब पूरे सबके सामने एक बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जब भी हमारे यहाँ शेक्स पियेंगे, जब भी कुछ ट्राई करेंगे, अगर आपको स्वीट भी लगता है तो शेक वाला की टिल डेट आज तक एक पॉलिसी है कि हम लोग किसी भी शेक में शुगर और आइस ऐड ही नहीं करते हैं। सो ओनली दूध और आइसक्रीम जो नेचुरल चीजें आपको हमारे यहाँ मिल सकती है ना, वो कहीं भी नहीं मिल सकती। शुगर सिरप वगैरह कुछ भी नहीं है ही नहीं हमारे पास। आप कभी भी किचन में कभी भी आ जाओ, शुगर कभी भी आ जाओ, कभी भी। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था ना कि बॉटल्स लाने वाले पहले हम थे, तो जोधपुर में एक टाइप के कोल्ड प्रेस जूसेस भी स्टार्ट करने वाले एक टाइम पे हम ही थे। मतलब कोल्ड प्रेस जूसेस आर द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ जूसेस, जिसमें कोई शुगर नहीं है, कोई आइस नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। 100% और जूस का जो जूस होता है ना, प्रॉपर वही जूस वो हम लोग आज तक सर्व करते हैं। तो अभी ऐसा माहौल हो चुका है बिजनेस में कि आपको जाना ही नहीं पड़े, सब कुछ अपने आप चलता रहे। हाँ ऐसा है, बट ओवरलुक तो करना ही पड़ता। करना ही सी देखो, ऑटो पायलट भी एक टाइम तक ही अच्छा है, एटलीस्ट आपको एक बार आके तो विजिट करना ही पड़ेगा। अब यूं नहीं ऑटो पायलट के चक्कर में आप आ ही नहीं रहे, आप कुछ बहुत पता ही नहीं रहा पीछे क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। कस्टमर के साथ कनेक्शन भी कनेक्शन बिल्कुल मैं इस पर बिलीव करता हूँ सर। अगर जोधपुर में बंदा ओनर है, वो खुद बैठा है, और दूसरी जगह ओनर नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। मतलब प्रेजेंस बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दैट वाज द पॉडकास्ट विद आवर स्पेशल गेस्ट शेक वाला। आज हमने विनीत भाई, भावेश भाई से ये सीखा कि फैमिली बिजनेस की लेगेसी को कैसे कंटिन्यू किया जाता है। आज हमने ये सीखा कि कस्टमर की सर्विस को अगर हमने अच्छा बना लिया, एक प्रोडक्ट को अगर अच्छा बना लिया, तो कैसे हम मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं। देखो, सुनने सुनाने में बहुत अच्छा लगता है कि एक फैमिली बिजनेस पहले से चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति, उस करोड़ों की संपत्ति को हम आगे ले जाएंगे, लेकिन आगे ले जाना ईजी नहीं है। पैसा बचाना, पैसे को टिकाना और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, और पैसा बढ़ाना। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे को बढ़ाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने सालों से ना मेरे दिमाग में तो ये था भैया कि ये लोग फ्रेंचाइजी क्यों नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग रॉन्ग, व्हाई आर दे नॉट एक्सपेंडिंग। लेकिन सच बात तो ये है ना कि उनको पता है कि उनके इंडस्ट्री के अंदर लूप होल क्या है। और बहुत अच्छा लगा कि ये अब आइसक्रीम वाला करके आउटलेट पूरा अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, अपनी पहले प्रोडक्ट को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद में उन्होंने पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना है और फिर स्केल करेंगे। सो आप लोगों की क्या लर्निंग्स रही, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और किस गेस्ट को आप हमारे पॉडकास्ट पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ तक ये पॉडकास्ट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुझाव, आप सभी के सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें सजेस्ट कीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा। हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था श्रीमती कुंती देवड़ा जी के साथ में। उन्होंने बताया कि जोधपुर में लोकल पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है और कैसे उन्होंने एक फीमेल लीडर होते हुए जोधपुर की पॉलिटिक्स को ना केवल बखूबी संभाला, बल्कि अपने ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज को भी संभाला। अगर आप उस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस लिंक को क्लिक करके पॉडकास्ट देख सकते हैं। आप नेक्स्ट किस गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं
चाहते हैं, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमें गेस्ट का सजेशन जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारा अगला पॉडकास्ट होने वाला है कपल के साथ में, और ये कपल कहलाता है बैंड बाजा कपल। भैया इन्होंने शुरू किया था अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत छोटी बिगिनिंग से, और आज जोधपुर की लगभग हर बड़ी वेडिंग ये होस्ट करते हैं। ये आपको बहुत सारे लेसन सिखाएंगे, बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, अच्छी कस्टमर सर्विस कैसे दी जाती है, और कैसे सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी कंपनी का सेटअप कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।